Hello everyone, I am Abadur Rahman and this is second video of chapter 7 electricity. In this video we will start from the page number 99 and the topic mains. So everyone let's start the topic. पेज नंबर 99 इलेक्ट्रिक मेन। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजली वो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो किस किस सोर्स से हो सकती है या आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे मिल सकती है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मेन्स से जो सप्लाई होती है उसमें क्या क्या सिस्टम होता है और कहाँ से वो सप्लाई हो रही होती है। द गैजेट वी यूज़ इन आवर होम्स लाइक टेलीविज़न, गीज़र एक्सेट्रा कैन नॉट वर्क ऑन सेल एंड बैटरीज। हमारे घरों में ऐसे गैजेट्स जैसे कि टेलीविज़न, गीज़र, फैन या फ्रीज, ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं ये आप बैटरी से नहीं यूज़ कर सकते। फ़ैन तो यूज़ हो जाएगा बट टेलीविज़न अगर हाई पावर का है या आपके घर में कह लीजिए कि समरसेबल लगा होता है, मशीन लगी होती है, तो वो सब चीज़ें आप बैटरी से नहीं वर्क कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। दे आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई थ्रू अ प्लग एंड ए सॉकेट। ये सारी चीज़ें किससे कनेक्ट होती है? मेन से कनेक्ट होती हैं थ्रू अ प्लग। एक प्लग के ज़रिए से आपने देखा होगा वहाँ पे आपके बोर्ड में, स्विच बोर्ड में प्लग होते हैं जिससे इन सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। द इलेक्ट्रिक मेन्स रिसीव पावर ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है मेन से वो काफ़ी दूर से होते हुए आपके स्विच बोर्ड तक आ रही होती है। द पावर इज़ जनरेटेड इन थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और ये जो पावर होती है ये कहाँ पे जनरेट होती है? ये पावर प्लांट जहाँ पर होते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये लाइट बन रही होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो लाइट यूज़ हो रही होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट होता है, उसका सिस्टम क्या होता है? द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एट ए पावर स्टेशन इज फर्स्ट चेंज टू हायर वोल्टेज एंड देन कैरीड बाय द केबल और वायर टू सिटीज एट ए डिस्टेंट प्लेस। जो पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हायर पोटेंशियल पर होती है और हायर वोल्टेज पर होती है और उसको सप्लाई किया जाता है पावर स्टेशन से सब पावर स्टेशन में या अलग अलग एरिया में। किस तरीके से सप्लाई होती है? जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे जो पोल पे वायर होते हैं वो वायर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जा रहे होते हैं, फिर वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को डाउन करता है क्योंकि वो हायर वोल्टेज पर होते हैं। It is then carried from city substation to the electric poles in a various location through the transformation of decreases voltage up to 220 वोल्ट। और ये जो सप्लाई पावर स्टेशन से होती है ये हमारे शहरों की या हमारे एरिया की जो पावर सब स्टेशन होते हैं, मीन्स छोटे छोटे जो सब स्टेशन होते हैं आपके एरिया में भी होंगे, मेरे एरिया में भी है या अलग हर शहर में होते हैं। मीन्स प्रोड्यूस तो किसी एक सेंटर पर हो रही है, वहाँ को उसको पावर स्टेशन बोल दिया। उसके बाद वो सप्लाई कर दी जाती है अलग अलग एरिया में। अब वहाँ पे क्या होता है, उनको फिर कलेक्ट किया जाता है और ट्रांसफार्मर से उनके वोल्टेज को डाउन किया जाता है। कितना डाउन किया जाता है? 220 वोल्ट तक वो लाइट जो हम लोगों के घरों में सप्लाई हो रही होती है। हम लोगों के घरों में जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 220 वोल्ट। देन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स इट इज़ कैरीड टू द मेन बोर्ड इन आवर हाउस ऑफ द मेन ऑफ ए केबल। अब इलेक्ट्रिक पोल से ये सप्लाई हमारे घरों में, हमारे घर का जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उससे इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए हम एक वायर का यूज़ करते हैं ना जो पोल तक जा रहा होता है। तो उस पोल से वो लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमारे घरों में आता है। जिस घर में हमारे वो आ रहा होता है वहाँ पर देखिए एक मीटर लगा होता है। तो पहले वो मीटर में जाएगा, उसके बाद हम एक स्विच लगाते हैं जो ऑन ऑफ करने के लिए होती है, उसको मेंस बोला जाता है। उस मेंस तक वो आता है। एट द मेन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज फिक्स्ड विच मेजर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। और उसी मेंस के पास क्या होता है? मीटर लगा होता है जो इस बात को मेज़र करता है कि हमारे घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। फ्रॉम द मेन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट रूम एंड द हाउस
थ्रू इलेक्ट्रिक वायर, और उसी मेन से इलेक्ट्रिक वायर निकाल के हम अपने घरों में अलग अलग रूम में अलग अलग जहाँ जहाँ पे उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना होता है वायर के ज़रिए से सप्लाई कर देते हैं। मीन्स हमारे घरों में जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वायर के थ्रू होता है। मीन्स उस इलेक्ट्रिक मेन से ही वायर होते हैं और वो वायर हर रूम में या अलग अलग अप्लायंस में जाके कनेक्ट कर दिए जाते हैं। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? These days we generally use an electric generator as another means to obtain electricity. आजकल हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ करते हैं, एक अलग फॉर्म है जिससे हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लाइट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइट उसको कहते हैं जैसे सनलाइट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर आर यूज इन ए पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अ कॉइल इज रोटेटेड इन ए magnetic field and the electricity is generated from large power generating plant. अब इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। वो पावर स्टेशन में भी हो सकता है या आपने अपने घरों में भी जनरेटर देखा होगा। हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसको घुमाया जाता है ना, आपने देखा होगा हैंडल से घुमाया जाए, वरना अब तो ऑटो आता है, वो स्विच ऑन कर दीजिए तो वो अंदर एक स्पार्किंग की वजह से फ्यूल बर्न होता है और वो रोटेट करने लगता है अंदर के कॉइल। बहरहाल ये सिस्टम छोटे से जनरेटर में जो हमारे घरों में यूज़ होता है उसमें भी होता है, और पावर स्टेशन में भी इसी तरीके के एक जनरेटर लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसमिटेड थ्रू हाई टेंशन पावर लाइन्स टू आवर हाउस एंड फैक्ट्रीज। स्मॉलर इलेक्ट्रिक जनरेटर आर पोर्टेबल लाइक द वंस वी सी नियर द वेन्यू ऑफ बिग पार्टी और वेडिंग। अच्छा, बड़े जनरेटर जो होते हैं वो बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे कारखाने चल रहे होते हैं या हाई टेंशन की सप्लाई वहाँ पे की जाती है। बट हमारे घरों में जो छोटे जनरेटर यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में आसपास होगा, छोटी शॉप कोई होगी वहाँ पे जनरेटर यूज़ हो रहा होगा, या शादी में या कोई पार्टी वार्टी होती है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जनरेटर लगा होता है। आप अपने स्कूल में देखिएगा तो वहाँ पर भी जनरेटर होगा, तो वो सब छोटे जनरेटर कहलाएंगे। लेकिन पावर स्टेशन में जो जनरेटर होता है वो बहुत हाई वोल्टेज का होता है, वहाँ पे बहुत बड़े से जनरेटर वो होते हैं। नेक्स्ट, सोलर सेल। इस तरीके का पैनल तो आपने देखा ही होगा घरों में। कुछ जगहों पे सिर्फ सिंगल पैनल होते हैं, साइज़ में कम या ज़्यादा होते हैं। ये पावर प्लांट है जहाँ पे सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के बहुत हाई अमाउंट में, तो वहाँ पे ज़्यादा से प्लेट लगी हुई है। Solar energy get converted to the electrical energy in solar cell. A large number of solar cell placed ones after the other on a panel is called a solar panel. Solar panel are placed on a rooftop such that they face the sun. Solar panel produce enough energy to meet the power consumption of house. अब इन्होंने कहा है कि सोलर पैनल को ढेर सारे कनेक्ट करके उनको एक सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को क्या करते हैं, सेल में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? सोलर पैनल का फेस जो होता है हमेशा इस डायरेक्शन में रखा जाता है जहाँ की सनलाइट डायरेक्ट उसको पड़े ना। तो अगर से सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। इससे जो बैटरी कनेक्ट होती है नीचे, तो उस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से चार्ज आपके अलग अलग हो जाएंगे। एक चार्ज एनोड पे जाएगा, एक चार्ज कैथोड पे जाएगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और वहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। फिर हमको जब उसका यूज़ करना होता है तो जैसे बैटरी से यूज़ करते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये सोलर पैनल इस बात पे डिपेंड करते हैं, इनका साइज़ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सपोज कर लीजिए कहीं स्ट्रीट लाइट, तो आपने देखा होगा पोल के ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा होता है लेकिन हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सोलर पैनल का साइज़ कुछ बड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ जगह जो पोस्ट ऑफिस होते हैं या कोई और गवर्नमेंट ऑफिस होता है या कोई रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, तो उनके ऊपर अगर छत पे सोलर पैनल लगा होगा तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्लियर? Now, electricity form flowing wind and water. Electricity can also be produced from wind as in windmills. The kinetic energy of a flowing air is used to generate the electric energy. This is a renewable source of energy.
In large dam or hydroelectric power plant, electricity is generated due to the flowing water. अब इन्होंने कहा है कि एयर के पास जो एनर्जी होती है, मीन्स जब एयर फ्लो हो रही होती है तब जो एनर्जी होती है, या तो फिर जो वाटर के पास एनर्जी होती है वाटर के मूवमेंट की वजह से या वाटर के फ्लो होने पर तो अगर से एयर की एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो कैसे बनेगी? विंड मिल से बनेगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं किसी स्पेस पे, वो हिल स्टेशन के पास या किसी एकदम प्लेन ज़मीन के ऊपर खूब लंबा सा एक टावर होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े फ़ैन की तरह से ब्लेड लगे होते हैं, वो रोटेट करते हैं एयर की वजह से। उसको नीचे टरबाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में सिस्टम होता है। तो अगर से एयर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी ली जा रही है तो वो विंड एनर्जी कहलाएगी। इसी तरीके से अगर से वाटर की एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। अगर वहाँ से एनर्जी बन रही है तो वाटर की वजह से बन रही होगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी, एंड विंड की वजह से बन रही होगी तो विंड एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। एक बात और, एयर और वाटर ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको यूज़ करके आप इनको दोबारा इससे एनर्जी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार एयर का यूज़ हो गया तो वो एयर बेकार हो गई, या वाटर का यूज़ हो गया तो वाटर बेकार हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इनका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और ये सोर्स क्या कहलाता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। मीन्स हम जिनका इस्तेमाल अगेन एंड अगेन कर सकें। अब नीचे कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम दी गई है, आप इसको चैप्टर को पढ़िए और कोशिश करिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट पहले ट्राई करिए इनको फिल करने के। इनके सारे आंसर आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम। सर्किट डायग्राम। फॉर करंट टू फ्लो इन ए सर्किट द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? अ क्लोज्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला काम तो ये कि एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, मीन सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, उस पाथ को क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। और दूसरा ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए आपके पास एक सेल या बैटरी होनी चाहिए जिसका प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कर सके, वहाँ पर उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख सके। ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। ओके। Produces the required potential, an electric circuit should have a source of current, a bulb or any other device, a key to make or break the circuit, and conducting wires for connecting these components. अब इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ करंट होना चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए, एक स्विच होनी चाहिए जो किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ कर सके। कोई ज़रूरी नहीं कि बल्ब हो, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस जिसमें करंट सप्लाई किया जाना हो या किया जा सकता हो। एक की आपके पास होनी चाहिए जो सर्किट को ऑन या ऑफ कर सके। की का सेंस होता है स्विच। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और वायर, कनेक्टिंग वायर होना चाहिए जिससे हम सबको एक साथ कनेक्ट कर सकें। अ सर्किट डायग्राम इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डिवाइसेस, कनेक्टिंग वायर्स, की, सोर्स, मेजरिंग डिवाइस एक्सेट्रा। अब सर्किट डायग्राम का मतलब होता है ऐसे सिंबल जिसको देखकर आप ये समझ जाए कि ये सिंबल कौन चीज़ रिप्रेजेंट कर। अब सपोज कर लीजिए आपको रेफ्रिजरेटर फिगर में शो करना है, तो हम रेफ्रिजरेटर का तो डायग्राम नहीं बनाएंगे ना। पता चला कि हमें इन्फॉर्मेशन देना है, हम रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बनाने लगे या टीवी सेट का डायग्राम बनाने लगे या वायर का, स्विच का, प्लग का, ये सब का डायग्राम बनाने लगा, तो ये सब नहीं करना होता है। तो उसको कुछ सिंबल से यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से खाली देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन चीज़ यूज़ हो रही है। अब इसमें देखिए कुछ आपके बुक में सिंबल बनाए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से सिंबल किस किस काम में यूज़ होते हैं या उनका क्या मतलब होता है। टू बी एबल टू ड्रा सर्किट डायग्राम वी शुड नो द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग सिंबल्स। अब ये सिंबल किस चीज़ का होता है? सेल का होता है, ये बैटरी का होता है। अब सेल में देखिए एक टर्मिनल आपका बड़ा होगा, एक टर्मिनल आपका छोटा होगा। जो टर्मिनल बड़ा होता है उसको पॉजिटिव और जो निगेटिव छोटा होता है उसको निगेटिव माना जाता है। सेल में सिर्फ ये सिंगल कॉम्बिनेशन है प्लेट का ना, पॉजिटिव निगेटिव का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके का होता है। तो बैटरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल होता है। मतलब बैटरी में वन एंड मोर, दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं।
कम से कम 2 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल हो गया, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना दी गई। ये एमीटर का सिंबल है, इसमें ए लिख दिया गया। एमीटर का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सप्लाई होने वाले करंट को मेज़र करता है। अब अपने घरों में देखिएगा, अगर कोई ऐसा वोल्ट वो है आपका स्टेबलाइज़र है, जैसे होता नहीं कि हम लोग मेंस के पास एक स्टेबलाइज़र रख देते हैं जो कि ये मेज़र करते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहा है या कितना करंट सप्लाई हो रहा है। एम्पियर और वोल्टेज दोनों उसमें होता है। बट हो सकता है अब हम लोगों के घरों में जैसे डिजिटल हर चीज़ होती जा रही है, तो ए लिखा हुआ आपको ना मिले। जैसे फ्रिज का कुछ स्टेबलाइज़र ऐसा होगा पुराने टाइम की, अगर फ्रिज होगी तो उसमें स्टेबलाइज़र पे ए और वी लिखा होगा। तो ए जो होगा वो एमीटर होगा, वी जहाँ पे लिखा होगा वो वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है और एमीटर करंट को मेज़र करता है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए यहाँ पे ए इंडिकेट कर रहा है। वोल्टेज की यूनिट वी होती है, वोल्ट होती है, इसलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर को वी से इंडिकेट किया गया है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल बना है वैसे ही, इसमें एरो लिखा हुआ है। ये एरो ये इंडिकेट करता है कि गैल्वेनोमीटर भी आपकी करंट की सप्लाई को मेज़र करेगा, और इसमें ये भी पता चल जाता है कि डायरेक्शन कौन सा है करंट का, इस डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा है या इस डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा है। ये एरो आपकी उस तरीके से घूम जाती है जिधर सप्लाई हो रही होती है। ये कॉम्बिनेशन आपका है की का। यहाँ पे देखिए ओपन स्विच है और ये क्लोज्ड स्विच है। तो अगर से ये डिसकनेक्ट है, मीन्स बीच में गैप है ना, तो कनेक्ट नहीं है, तो ये ओपन स्विच होगी। ओपन का मतलब हो गया सर्किट अभी आपकी कंप्लीट नहीं है। और इस तरीके से अगर बना दिया जाए, बीच में डॉट लगा दिया जाए, तो ये आपकी क्लोज्ड स्विच है। अगर बीच से डॉट हटा दिया जाए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे डॉट नहीं होता, तो ये भी ओपन स्विच का सिंबल होता, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब हो गया अब सर्किट आपकी कंप्लीट है, पूरी सिस्टम आपको वर्क करेगा अगर से पावर सप्लाई की जाए। और ये सिंबल आपका बल्ब का होता है, मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब को कनेक्ट कर किया जाएगा तो ये सिंबल यूज़ कर दीजिएगा, आपका बल्ब हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पूरे एक सर्किट का डायग्राम इन्होंने बनाया है। इट इज़ ईजियर टू यूज़ अ सर्किट डायग्राम देन टू शो द एक्चुअल सर्किट एलिमेंट्स। एक सेल है, बल्ब कनेक्ट है, ये वायर है, ये स्विच है। क्लियर। ये स्विच को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। सर्किट कंप्लीट होने से ये आपका करंट सप्लाई हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। ये बल्ब और सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गए। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। तो अब इस डायग्राम को बनाने से अच्छा है और आसान है कि हम इसके सिंबल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए उसी सारी चीज़ों को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये बल्ब का डायग्राम हो गया, ये सेल का डायग्राम हो गया, ये की का डायग्राम हो गया, और ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो ये ऐसे करंट सप्लाई हो रहा था, इसमें ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया। द सर्किट डायग्राम ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सर्किट डायग्राम में हम डायरेक्शन ऑफ करंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज्ड एंड इन सर्किट ये एक्टिविटी है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। वैसे आपकी फिजिक्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, और प्लेलिस्ट में क्लास 7 फिजिक्स एक्टिविटी चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो जो यूट्यूब चैनल का वो है चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट आपकी अपने क्लास की एक्टिविटी नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। क्लियर। तो वो एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर देंगे अलग से, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं उसको। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और कई बार बुक को पढ़िएगा, उसके बाद जो समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट खुद से इस बुक को रीड करिए, जो टफ वर्ड हो उनको अंडरलाइन करिए, फिर व्हाट्सएप पे या लाइव क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।